नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट बवाल की जांच तेज कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर है। पथराव करने वाले 5 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और पथराव के आरोप में 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो पुलिस इन 10 लोगों से पूछताछ कर रही है। तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास एमसीडी द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 10 से 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और पत्थरबाजी की घटना पर कहा कि रात में एमसीडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर आए थे। हमने लोगों को बताया कि यह कोर्ट का आदेश है और वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। उन्होंने अपील की लेकिन उन्हें स्टे ऑर्डर मिला। 25 से 30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में हमने उन्हें पीछे हटने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इस पत्थरबाजी में 5 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। 2 दिन बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। पीएम मोदी का 17 और 18 जनवरी को बंगाल का दौरा रहेगा। देश की पहले वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य को रेलवे से जुड़ी कई अहम प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेनों की सौगात देंगे। 17 तारीख को प्रधानमंत्री मालदा से वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करेंगे। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच चलाई जानी है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 17 तारीख को मालदा से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इनॉग्रल ट्रेन जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी उसको पीएम मालदा में हरी झंडी दिखाएंगे और गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेन को पीएम वीसी से हरी झंडी दिखाएंगे जो कामाख्या से कोलकाता जाएगी। बता दें कि स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। ये ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हाई स्पीड ट्रायल का वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में दिखाया गया कि तेज रफ्तार के बावजूद पानी से भरे ग्लास हिले तक नहीं और पानी नहीं गिरा। तो इससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता, आधुनिक सस्पेंशन और उन्नत तकनीक का पता चलता है। वहीं इसरो नए साल 2026 की पहली लॉन्चिंग के लिए तैयार है। पीएसएलवी C62 मिशन 12 जनवरी को सुबह 10:17 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। यह इसरो का भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी की 64वीं उड़ान होगी। इस मिशन का मुख्य पेलोड EOS-N1 है जिसे अन्वेक्षा नाम दिया गया है। यह सैटेलाइट DRDO ने बनाई है। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह को सैकड़ों अलग अलग वेवलेंथ में देख सकती है। इसकी रक्षा, कृषि, शहरों की मैपिंग, पर्यावरण निगरानी और सामग्री की पहचान में मदद मिलेगी। ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। बहस में कुत्तों के मूड, कुत्तों की काउंसलिंग, कम्युनिटी डॉग्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डॉग्स जैसे शब्द सामने आए। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बात सिर्फ काटने की नहीं है, कुत्तों से खतरा भी होता है, दुर्घटनाओं का खतरा। आवारा कुत्तों से सड़कें खाली रखनी होगी। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है यह आप नहीं जान सकते। बहस में आवारा कुत्तों के फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि जब भी मैं मंदिरों वगैरह में गया हूँ मुझे कभी किसी ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, कुत्ते ने किसी को काटा है तो आप एक सेंटर को कॉल करें, उसे ले जाया जाएगा, उसकी नसबंदी की जाएगी और उसे वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस एक ही चीज़ बाकी है, कुत्तों को भी काउंसलिंग देना ताकि वापस छोड़े जाने पर वो काटे नहीं। आज मामले की सुनवाई 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद इसे रोक दिया गया। अगली सुनवाई कल यानी कि 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से फिर शुरू होगी। उधर महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में हुआ बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन कुछ ही वक्त में टूट गया। इससे जुड़ी खबर सामने आई थी जिसके बाद दोनों ही पार्टियों की किरकिरी हो रही थी। अब कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। तो बता दें कि अंबरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए दोनों दल साथ आए थे, लेकिन ये समीकरण ज्यादा नहीं टिक पाया। अब कांग्रेस ने अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष को सस्पेंड किया है। बीजेपी के साथ स्थानीय स्तर पर अलायंस करने के लिए उन पर एक्शन हुआ है। कांग्रेस के एक्शन से पहले सीएम देवेंद्र
फडणवीस ने अंबरनाथ और अकोला में कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के आरोप में बीजेपी नेताओं की कड़ी आलोचना की और कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ किया था कि इस तरह के गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी के बिना किए गए हैं और संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। फडणवीस ने कहा था कि मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन स्वीकार्य नहीं होगा। अगर किसी स्थानीय नेता ने ऐसा फैसला अपनी मर्जी से लिया है तो ये अनुशासन के विरुद्ध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे गठबंधनों को रद्द करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उधर बीएमसी चुनाव को लेकर अजीत पवार की एनसीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने वादा किया है कि एनसीपी मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास, सबको साथ लेकर चलने वाला और खुशहाल शहर बनाने के लिए कमिटेड है। घोषणा पत्र में एनसीपी अजीत पवार ने कहा कि हम मुंबई को सिर्फ एक शहर नहीं मानते बल्कि एक ऐसा शहर मानते हैं जो हर मुंबईकर के सपनों को पूरा करे। मुंबईकर इस शहर का चेहरा है। इन मुंबईकरों के सपनों को पूरा करने के वादे के साथ एनसीपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में वोटरों के सामने है। अजीत पवार की पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा कि एनसीपी का आपली मुंबई सबके लिए मुंबई का साफ विजन है जिसमें गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सभी को बराबर मौके मिलेंगे। एनसीपी ये पक्का करने के लिए कमिटेड है कि मुंबईकरों की आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के 3 प्रिंसिपल के हिसाब से इस शहर में सोशल हार्मनी बनी रहे। साथ ही मुंबई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरदार प्लान और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। शिव शाह फले अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों की विरासत जो महाराष्ट्र का मंत्र है। उधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है। इस बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा की गई थी जिससे विपक्ष की नेता आतिशी नदारद रही। इसके साथ ही वर्मा ने इस दौरान आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का मजाक उड़ाने और अपमान करने का आरोप भी लगाया। वर्मा ने कहा कि आतिशी ने जो कहा उसे हम अपने पत्र में लिख भी नहीं पा रहे थे। अपने पत्र की जानकारी देते हुए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि सभी साथी विधायकों ने आतिशी द्वारा किए गए अपमान के मुद्दे को उठाया जिसके बाद स्पीकर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि अभी हम सभी ने स्पीकर महोदय को पत्र दिया है कि आतिशी जी के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए क्योंकि इस बात से न केवल सदन बल्कि देश का हर नागरिक आहत हुआ है। महोदयों को ये लिखित रूप में पत्र दिया है कि आतिशी जी के ऊपर में जो उन्होंने एक कृत्य किया है इसको गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए। तो ये कॉपी इसकी लेटर की हम आपको दे देंगे और हम चाहते हैं कि स्पीकर महोदय और ना केवल ये सदन बल्कि देश का हर नागरिक इस बात से पीड़ित है। महोदय अध्यक्ष जी, कल दिनांक 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी और उस सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी अरे मंत्रीगणों ने भाग लिया। उसी समय प्रतिपक्ष की नेत्री डॉक्टर आतिशी जी ने अपनी सीट से खड़े होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो व्यक्त दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा थी कि इसे हम लिखकर भी नहीं दे पा रहे। महोदयों को उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीबीजी राम जी बिल पर बड़ा बयान दिया। सीएम साय ने वीबीजी राम जी बिल पर कहा कि ये बहुत अच्छी योजना है, इसमें सिर्फ 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का काम मिलेगा। मजदूरी का भुगतान 1 हफ्ते के अंदर निश्चित किया गया है और अगर भुगतान नहीं होता है तो अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। ये योजना कटाई के मौसम में निलंबित रहेगी ताकि किसानों को मजदूर मिल सकें और मजदूर भी मजदूरी कमा सकें। देखिए, विकसित भारत जी राम जी, ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज्यादा लोगों को मिलेगी और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को
देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है। तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा, तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों के यहाँ काम करेंगे और उस समय भी उनको मजदूरी मिलेगी। वहीं जस्टिस संगम कुमार साहू ने बुधवार को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। लोक भवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित कई मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर महीने में हुई अपनी महत्वपूर्ण बैठक में जस्टिस संगम कुमार साहू के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी थी। फिलहाल पटना हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुधीर सिंह कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 7 महिलाओं समेत कुल 26 माओवादियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 13 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सफलता छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना मार्गिम अभियान के कारण मिली है। इससे प्रभावित होकर और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार शिविर स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव से माओवादी संगठन में सक्रिय 7 महिला सहित 26 माओवादियों ने आज सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उधर मंडला जिले के युवा और सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए एक शानदार और उत्साहजनक खबर सामने आई है। जिले की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें अपनी कला दिखाने का अवसर देने के उद्देश्य से मंडला गॉट टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उन सभी युवाओं के लिए एक मंच साबित होगा जो गायन या नृत्य में अपनी क्षमता और कला को दिखाना चाहते हैं। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसमें भाग ले सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतियोगिता मुख्य रूप से गायन और नृत्य इन 2 विधाओं में आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। गायन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को एकल प्रस्तुति देनी होगी जिसे कैरियोके के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। नृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के लिए एकल, युगल और समूह नृत्य की श्रेणियां रखी गई हैं, जिसमें समूह नृत्य में अधिकतम 8 सदस्य शामिल हो सकते हैं। प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रतिभागी अगर किसी कारणवश फॉर्म भरने या रजिस्ट्रेशन में समस्या का सामना करें तो सीधे जिला खेल अधिकारी मंडला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जिला के युवा अपनी कला और प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकेंगे और मान्यता पा सकेंगे। अगर आपके अंदर गायन या नृत्य की कला है तो ये अवसर बिल्कुल खोना नहीं चाहिए। मंडला गॉट टैलेंट में रजिस्ट्रेशन कर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाइए और जिले के सांस्कृतिक मंच पर अपनी छाप छोड़िए। उधर मंडला में बाइक सवार महिला के साथ हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। मंडला पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। घटना 30 दिसंबर की रात हुई जब मंडला स्थित हनुमान घाट के पास सफेद रंग की कार में सवार बदमाशों ने जानबूझकर बाइक सजा रही किन्नर समाज की शबनम को टक्कर मारी। बाइक गिरते ही आरोपियों ने शबनम के पास मौजूद 1,50,000 रुपये से भरा पर्स लूट लिया और तुरंत मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए अपनी कार के नंबर को काले टेप से बदल दिया था। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों साथ ही साथ पूछताछ के आधार पर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें जबलपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 32,100 रुपये नकद और लूट में प्रयुक्त टाटा जेस्ट कार भी बरामद की गई है। वहीं शेष लूटी हुई रकम की तलाशी अभी जारी है। इस मामले में ये स्पष्ट होता है कि पुलिस ने तकनीक की मदद और सतर्कता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिससे जिले में कानून व्यवस्था की भूमिका मजबूत हुई। शबनम और अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने अपनी तत्परता भी दिखा दी। वहीं मंडला जिले का नाम बदलकर महिष्मती नगरी किए जाने के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। गोंडवाना गणराज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिलेश्वर सिंह
मरकाम के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिला मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन और जनसभा आयोजित की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंडला की पहचान आदिवासी संस्कृति और गोंडवाना सभ्यता से जुड़ी है और इस तरह का बड़ा फैसला बिना आमजन की राय और संवाद के अस्वीकार्य है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए पीएचसी मंत्री और मंडला विधायक संपतिया उइके तथा मंडला सांसद फगन सिंह कुलस्ते का पुतला भी फूका। प्रदर्शन के कारण जिला मुख्यालय के आसपास का यातायात प्रभावित रहा और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणराज्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम, युवा नेता ब्रिजेश धुर्वे, जीएसयू जिलाध्यक्ष और हजारों क्षेत्रीय कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, इंदौर और भोपाल से भी पार्टी के नेता और पदाधिकारी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना जरूरी है और प्रशासन को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। यह आंदोलन स्थानीय आदिवासी समुदाय की भावनाओं को सामने लाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास है। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रेस्क्यू किए गए 2 लगभग 8 महीने के बाद शावकों में से एक शावक बाड़ा फेंसिंग पार कर जंगल की ओर निकल गया। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला जोन में हुई, जहां शावकों को रिवाइल्ड यानी कि जंगली वातावरण में लौटाने के लिए विशेष बाड़ा बनाया गया था। ये दोनों शावक करीब 3 महीने पहले 10 अक्टूबर को पनपथा बफर क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 601 से सलखनीय बीट से रेस्क्यू किए गए थे। शावक के जंगल से निकलने की सूचना मिलते ही रिजर्व की 3 हाथियों की टीम और स्टाफ तुरंत खोज में जुट गए। अधिकारियों ने बताया कि शावक के पगमार्क आसपास लगातार मिल रहे हैं और टीम जंगल में उसे खोजने के लिए सतत प्रयास कर रही है। आशा है कि जल्द ही शावक को सुरक्षित खोजकर पुनः बाड़े में रखा जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शावकों को रिवाइल्ड करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। उन्हें एक बड़ा बाड़ा दिया गया था जिसमें शावकों को प्राकृतिक वातावरण का अनुभव कराया जाता है। मानव गतिविधि को पूरी तरह से सीमित रखा गया और शावकों को सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से दूर से भोजन दिया जाता था। अधिकारियों ने बताया कि इस समय शावक स्वस्थ है और किसी प्रकार की चोट या समस्या की जानकारी नहीं है। इस प्रयास का उद्देश्य शावकों को धीरे धीरे जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने की आदत डालना है ताकि वो भविष्य में जंगली जीवन के अनुकूल हो सके। रिजर्व प्रशासन शावक की सुरक्षा और प्राकृतिक जीवन में समायोजन सुनिश्चित करने के लिए लगातार सतर्क है। उधर पीलीभीत के थाना कोतवाली क्षेत्र में साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल एक वांछित आरोपी और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को धोखाधड़ी का शिकार बनाया और उनसे कुल 6,41,000 रुपए की राशि ठगी। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने जांच के दौरान 6,40,783 रुपए की ठगी गई राशि को सुरक्षित कर बरामद कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई से साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की तत्परता और कार्रवाई की गंभीरता सामने आई है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके बैंक खाते से 6,41,000 रुपए की धनराशि का साइबर ठगी हुई है। जांच के क्रम में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 3/26 पंजीकृत किया गया तथा साइबर हेल्प डेस्क की टीम के द्वारा संबंधित बैंक से संपर्क कर 6,40,000 रुपए की धनराशि का होल्ड लगवाया गया। इसके उपरांत जांच के क्रम में विवेचना के क्रम में टोटल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ करने पर हमें यह जानकारी हुई कि इनके द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए पोर्टल संचालित किया जाता है। इनमें से मेन अभियुक्त का नाम है गुड्डू, जो कि जनपद बरेली का रहने वाला है। गुड्डू के द्वारा 2 पोर्टल्स को संचालित किया जाता है। एक का नाम है गोल्ड 99 और दूसरे का नाम है रोज 24/7। इन पोर्टलों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है। पूरा एक चेन है जो इसमें ऑपरेट करता है, जिसमें गुड्डू जो था वो एडमिन के पद पर काम करता था। उनके नीचे सुपर एजेंट थे और सुपर एजेंट के नीचे एजेंट थे जो कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते थे। एक बार जो एक क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाता था और अपना पैसा सट्टेबाजी में लगाता था तो फिर वो ऐसी प्रकार की गेम्स में फंसता चला जाता था। जांच के क्रम में, विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों से 5 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 4 मोबाइल फोन, 5 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 12 एटीएम कार्ड और 1 अदद पीली धातु की अंगूठी बरामद की गई और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। आवेदक
वहीं पीलीभीत के आसाम चौकी क्षेत्र के जंगरोली बाजार के सामने हाईवे किनारे एक युवक का शव खाई में पड़ा हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो मृतक की पहचान महेंद्र पाल के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वो पिछले रात घर से बाजार के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। रात भर घर न लौटने और किसी को सूचना न मिलने के कारण परिवार में चिंता का माहौल था और उन्होंने खोजबीन की, लेकिन किसी सुराग के बिना रात गुजर गई। सुबह स्थानीय लोगों ने महेंद्र पाल का शव हाईवे के पास खाई में देखा, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शव मिलने की सूचना तुरंत आसाम चौकी प्रभारी रविंद्र बालियान को दी गई, जो मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। ये मामला पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आसाम चौकी इलाके में जंगरौली बाजार के सामने के हाईवे पर घटित हुआ। पुलिस घटना के कारणों और शव की स्थिति का निरीक्षण कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पड़ताल कर रही है। उधर संभल जिले में स्थित एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसकी लागत करोड़ों रुपए थी, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और इसमें अभी तक शिक्षण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव पर इस कॉलेज को चालू न कराने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एक पूर्व बसपा नेता ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि यह राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज ग्राम पंचायत असगरीपुर विकास क्षेत्र असमोली जिला संभल में केंद्र द्वारा वित्त पोषित मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत बनाया गया था। बसपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की मंजूरी से वर्ष 2011 और 2012 में करोड़ों रुपए की लागत से इसका निर्माण पूरा हो गया था। कॉलेज का उद्देश्य उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था, लेकिन केवल उद्घाटन शेष रह गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और 32 असमोली विधानसभा क्षेत्र से पिंकी यादव विधायक निर्वाचित हुई। आरोप है कि 2012 से 2017 तक उनके कार्यकाल में हठधर्मिता के कारण कॉलेज का उद्घाटन नहीं कराया गया और शिक्षण कार्य भी शुरू नहीं हुआ। इसके चलते स्थानीय विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का लाभ नहीं मिल सका और करोड़ों रुपए की निवेशित राशि अब भी निष्प्रभावी है। शिकायत में मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि असगरीपुर स्थित इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2026 से शिक्षण कार्य तुरंत सुचारू कराने के आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग भी की, ताकि इस परियोजना का सही लाभ विद्यार्थियों को और जिले की जनता को मिल सके। मैं डीएम साहब से मिलने इसलिए आया हूं। एक कॉलेज विकास खंड असमोली के अंतर्गत ग्राम पंचायत असगरीपुर में वर्ष 2011 में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बहन कुमारी मायावती जी की स्वीकृति पर वर्ष 2011 में कंप्लीट हो गया था, बनकर तैयार हो गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। और फिर उसके बाद में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। केवल समाजवादी पार्टी की सरकार के विधायक असमोली पिंकी यादव को उस कॉलेज का उद्घाटन करना था, दूसरा कोई काम नहीं करना था। कई एकड़ में करोड़ों रुपए की लागत से वो कॉलेज जो है बना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि ये जो विधायक परिवार है, इन्होंने हमारे बच्चों को बहजोई में कलम से वंचित करा, शैक्षणिक संस्थानों से वंचित किया। और दुर्भाग्य की बात ये रही कि असमोली में भी वो चले गए और असमोली में उन्होंने उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को चलने नहीं दिया, ना ही उसका उद्घाटन करा, ना ही उसमें शैक्षणिक कार्य शुरू होने दिया। मैं डीएम साहब। वहीं सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के दिशा निर्देश के तहत जनपद में यूरिया खाद का वितरण पहले व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा था। एडीओ एग्रीकल्चर द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार खाद खुदरा व्यापारियों तक पहुंच रही थी, जिससे न केवल किसानों को समय पर खाद मिल रही थी, बल्कि व्यापारियों का व्यवसाय भी सुचारू रूप से चल रहा था। हालांकि हाल के दिनों में कुछ गंभीर आरोप सामने आए हैं कि कृषि विभाग की कथित मिलीभगत के चलते कुछ होलसेलर यूरिया खाद को मनमाने दामों पर बेच रहे हैं और अपनी सुविधानुसार वितरण सूची बना रहे हैं। खुदरा व्यापारियों ने बताया कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा नाम भेजने के बावजूद जब वो खाद लेने होलसेलरों के पास जाते हैं तो उनका अपमान किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है और उन्हें भगा दिया जाता है। इस समस्या को लेकर आज खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और दर्जनों व्यापारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया और बताया कि इस अव्यवस्था से किसानों और व्यापारियों दोनों को नुकसान हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए जिला कृषि अधिकारी से फोन पर बातचीत की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसानों और व्यापारियों के हितों से छेड़छाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वितरण व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। ये जिला कृषि अधिकारी महोदय द्वारा जो आवंटन लिस्ट यूरिया की तैयार की जाती है, वह
सारे थोक विक्रेताओं को उपलब्ध करा दी जाती है। उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है, कुछ लोगों को तो दिया जाता है यूरिया, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है। और जो नहीं दिया जाता है तो वो लोग पूछते हैं कि हमको क्यों नहीं मिल रहा। तो इस बात को लेकर के कुछ लोगों के बीच में जो है अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से हमारे जो खुदरा व्यापारी लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे। वो ये लोग हमारे पास शिकायत लेके तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।